And now I would request Dr. Vinod Jain sir to please moderate the session on pranayam. Thank you, Professor Amita, Honorable Vice Chancellor, Honorable Pro Vice Chancellor, and Professor Dalila. It is really always, I fell in love with you, Dr. Dalila, when I listened to you. अभी आपने बताया कि this yoga is wholesome science और ये हमारी यात्रा है अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हमारी लाइफ स्टाइल है और हमारे साथ बहुत से इस समय छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं। So one very important thing they should understand that this is thus yoga. Yoga is irrespective of caste, creed and religion. उसका जन्म जब ही हुआ था जब हमारे पास ना कोई रिलीजन था, ना कोई कास्ट था, ना कोई क्रीड था। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई और ये सबको समझने वाली है। अब यहाँ पर एक बात आपने बताई प्राणायाम, और आपके स्क्रीन पर प्राणायाम दिख भी रहा है। तो प्राणायाम के बारे में प्राण का विस्तार ये आप बता चुके हैं। बहुत तरह के प्राणायाम हैं, तो हमें मुख्यतया किस प्रकार के प्राणायाम के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, संक्षेप में अगर डॉक्टर साहब बताएं आपको। Thank you, Dr. Jain, for this provoking me to be speaking on pranayam. Pranayam, as you look at this word, pranayam in Hindi, pran means it refers to the saas, shwas, as you can say, pran. And when you use this word ayam मतलब कि हम उसमें तीन चीज जोड़ रहे हैं, नियंत्रित, निर्देशित और नियमित। जब हम अपनी सांस को ये तीन कंपोनेंट से जोड़ देते हैं तो हम उस प्रकार की सांस लेने की पद्धति को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम ऐसा नहीं है कि आप उसे कभी भी कैसे भी कर सकते हैं, अनलाइक आसनास। प्राणायाम करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है और आपकी बैक है, आपकी मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप काफी देर तक सीधा स्ट्रेट बैठ सके, बिना आगे झुके, बिना मुड़े। प्राणायाम में हम चेस्ट एक्सपैंड करते हैं, रिलैक्स करते हैं। हम सब जानते हैं बीइंग ए डॉक्टर कि हमारा थोरैसिक केज जो है ओरिजिन लेता है वर्टिब्रल कॉलम से। ऑल रिब्स आर fulcrum on the thoracic vertebral bodies. If our vertebral body is not strong, if vertebral column is not strong, back muscles are not strong, you cannot do anything. तो पतंजलि महर्षि ने कहा है कि यम नियम तो हर इंसान के जीवन में थोड़े थोड़े होते हैं। आसना करना भी आसान है, पर जब आप आसन करने में मैच्योर हो जाएं थोड़ा थोड़ा, तभी आप प्राणायाम की ओर अग्रसर हों। तो स्थिर मेरुदंड बहुत जरूरी है। दूसरा, वातावरण का स्वच्छता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सांस अंदर ले रहे हैं, बाहर की ऊर्जा अंदर ले रहे हैं, बाहर स्वस्थ नहीं होगा तो कैसे लेंगे। और तीसरा, स्थिर मन होना बहुत जरूरी है। आसन के समय थोड़ा बहुत चल सकता है कि आपके मन की स्थिरता इधर उधर डोल सकती है, और प्राणायाम के समय आपकी मन की स्थिरता को बिल्कुल नहीं हिलना है। तो ये तीन प्राणायाम की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अब एक और मुझे कॉन्सेप्ट आपको बताना है कि प्राणायाम में नियंत्रण और लय का क्या मतलब है। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो सांस लेने के बाद हमें कुछ देर के लिए उसे होल्ड करना चाहिए, और फिर जब हम सांस को निकालते हैं और फिर हम सांस को जब बाहर निकाल देते हैं उसे फिर होल्ड करना चाहिए। तो सांस लेने के बाद थोड़ी देर होल्ड और सांस निकालने के बाद थोड़ी देर होल्ड। अब इसमें प्राणायाम में मंत्र क्या है कि आप जितना देर सांस लेने में लगाते हैं, प्राणायाम की साइंस कहती है कि उससे 4 गुने समय में आप सांस को बाहर निकालिए। इसका रेशो 1/4, 1 और 4 का होना चाहिए। यानी कि अगर गिनती गिन रहे हैं 5 तक सांस लेने में, तो 20 तक की गिनती में सांस निकालिए। बहुत मुश्किल होता है ऐसा करना। मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत प्रैक्टिस करी, मैं भी नहीं आया 20 पे। मैं 10 साल से कर रहा हूं उसको। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम 1:2 का रेशो भी फॉलो करें, इंस्पिरेशन में 1 का टाइम, एक्सपिरेशन में 2 का टाइम, और होल्ड करने में 2 का टाइम। तो इंस्पिरेशन को बोलते हैं हम लोग पूरक या श्वास लेना। इंस्पिरेटरी होल्ड को बोलते हैं अंतः कुंभक, सांस को अंदर लेकर रोक लीजिए। एक्सपिरेशन को बोलते हैं रेचक। पूरक और रेचक की रेशो, रेचक दुगना से कम नहीं होना चाहिए। और हम बोलते हैं बाहर निकालने को बाह्य कुंभक। तो ये हमारी सांसों का नियंत्रण और लय चाहिए प्राणायाम के दौरान।
कोई भी प्राणायाम करेंगे ये हमें फॉलो करना है। ये मैंने रेशो दिया है 1:4:4। वायु कुंभक के बारे में अभी नहीं मुझे पता, किताबों में मैंने बहुत देखने की कोशिश की, वहां इसका टाइम कोई डिस्क्राइब नहीं है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हम कैसे सीखें कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में जो 1:2 का रेशो कैसे करें। नॉर्मली देखिए, आप ऐसे सांस ले सकते हैं इंस्पिरेशन, और आप ऐसे कर सकते हैं एक्सपिरेशन। यहाँ दोनों बराबर किया, एक बार फिर देखिए इंस्पिरेशन और फिर देखिए एक्सपिरेशन, ये आपने बराबर किया, राइट। हाथ के मूवमेंट से आप उसे स्केल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, इंस्पिरेशन किया उसी टाइम में, बट हम अब एक्सप्रेशन करेंगे स्लोली 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 स्लोली। ये हम एक्सपायर कर रहे हैं। हैंड का मूवमेंट मैं आपको एक स्केल मेजरमेंट की तरह दिखा रहा हूँ, सो दैट यू लर्न 1:2 रेशो लाइक दिस। तो सबसे पहले आप सीखिए योगिक विधि सांस प्रश्वास लेने की 1:2 रेशो। एक्सपिरेशन always longer than inspiration. This is step 2 of learning the breathing. You can use any part of your body to scale it yourself. You can count digits in your memory, 1, 2, 3, 4, 5 for inspiration, 1 to 10 for. Now what you do, inspire and then you hold. This is called Antah Kumbhak. Hold, hold, hold for twice the duration of inspiration, and then slowly 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 for twice the duration of inspiration. Expiration is attained slowly 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 slowly, and then at expiration you hold. This is कुंभक, बाह्य कुंभक। सो सबको जानना चाहिए कि सांस प्रश्वास अंतः कुंभक बाह्य कुंभक ये क्या प्रणाली है। उसके बाद योगा साइंस हमें कहती है कि हमें, बिफोर आई टेल यू दिस लेट मी स्टॉप फॉर अ मिनट। हम लोग नॉर्मली जब भी ब्रीदिंग करते हैं चेस्ट से ब्रीदिंग करते हैं, सांस चेस्ट से छोड़ते हैं, चेस्ट से लेते हैं, चौस्ट से छोड़ते हैं। बट योगा ब्रीदिंग कहलाती है चेस्ट से नहीं, हम पेट से सांस लें, पेट से सांस छोड़ें, इसको हम लोग उधर श्वास लेने की प्रक्रिया कहते हैं। ये प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल है समझने में, मगर कैसे समझते हैं देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। आप दोनों हाथ, एक हाथ पेट पे रख लीजिए, एक हाथ चेस्ट पे रख लीजिए, और जब आप चेस्ट की ब्रीदिंग करेंगे तो जो हाथ चेस्ट पे रखा है वो ऊपर उठेगा, पेट वाला हाथ अंदर चला जाएगा। नॉर्मल ब्रीदिंग में ऐसे होता है। एक बार फिर से देखिए, जब आप गहरी सांस लेंगे थोरैक्स से, थोरैसिक ब्रीदिंग करेंगे, चेस्ट वाला हाथ ऊपर जाएगा, पेट वाला हाथ अंदर जाएगा। दिस इज थोरैसिक ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन इनटू थोरैक्स। एब्डोमिनल ब्रीदिंग क्या कहती है, इंस्पायर इनटू एब्डोमेन, पेट फुला के उसके अंदर हवा भर लीजिए। देखिए कैसे, जब सांस लेंगे तो पेट फूलेगा, ये देखिए पेट फूला, हाथ बाहर गया ना, पेट पिचका, सांस बाहर निकली। कहते हैं सांस को पेट में भर लीजिए, लिटरली भर लीजिए, भर लीजिए द वर्ड, पेट फुला के भर लीजिए, पेट पिचका के निकालिए, इसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। प्राणायाम के अधिकांश प्राणायाम में हम लोग एब्डोमिनल ब्रीदिंग पे जोर देते हैं, ना कि थोरैसिक ब्रीदिंग पे। ये क्यों है? ऐसा इसलिए है कि डायफ्राम इज द मेन मसल फॉर रेस्पिरेशन। जब हम इसको इंस्पायर एक्सपायर करना सिखाएंगे, जब हम डायफ्राम को मूव करना सिखाएंगे, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ेगी, हम बेस और लंग का वेंटिलेशन इंप्रूव करेंगे। नॉर्मली हमारे एपेक्स और लंग की वेंटिलेशन होती है, बेस की होती नहीं। ये कोरोना काल में बहुत प्रॉब्लम हुई। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने से डायफ्राम की इलास्टिसिटी बढ़ती है और बेस और लंग की ब्रीदिंग अच्छे से होती है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है तो कैसे हम करें कि हमारा थोरैक्स बिल्कुल ना फैले, बिल्कुल फैले ही नहीं। थोरैक्स को कैसे जकड़ दें कि सांस चाहते हुए थोरैक्स के अंदर ना जाए, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग विद रेस्ट्रिक्टेड थोरैसिक मूवमेंट। आप क्या करिए, जैसे अभी तो आपने ऐसे देखा पेट से सांस निकाली या ली, एक बार इसमें आप जब देखें मैग्नीट्यूड ऑफ एब्डोमिनल वॉल मूवमेंट तो आपको बहुत कम दिखेगा, बहुत थोड़ी सी गई थोड़ी सी आई। मगर अगर आप ऐसे हाथ कर लें, दोनों घुटनों को पकड़ लें और सीधे बैठने की कोशिश करें, तो आपने क्या किया, आपने अपने एपेक्स और लंग थोरैक्स को एकदम लॉक कर दिया है। अब आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करिए, एब्डोमेन से भर लीजिए, एब्डोमेन से निकाल दीजिए, तो थोरैक्स आपका बिल्कुल मूव नहीं करेगा। ये आपको ट्रेन करने में आसान होगी ये पद्धति, लॉकिंग।
योर थोरैक्स, या फिर आप ऐसे बाएं मुड़ जाइए या दाएं मुड़ जाइए। ऐसे करने से एक हेमीथोरैक्स आपका लॉक हो जाएगा और एक ही हेमीथोरैक्स हिल सकता है। ऐसे पेट की ब्रीदिंग कर रहे हैं, या आप दूसरी साइड कर लीजिए। तो ऐसे करने से आपकी धीरे धीरे एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने की टेंडेंसी और कैपेबिलिटीज आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक प्राणायाम जो बहुत फेमस है, उसे भस्त्रिका कहते हैं। भस्त्रिका मतलब होता है धौंकनी, लोहार की धौंकनी। इसको करने के लिए पहले आप किसी भी मुद्रा में बैठ जाइए। मैं पद्मासन में बैठा हूं, आप कैसे भी बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। हाथ को ऊपर झटके से फेंकना है और झटके से नीचे लाना है। आपने थोरैक्सिक केज पे पंप करना है, इसको पंप करना है। जैसे कि आप बंप करेंगे तो लास्ट ड्रॉप ऑफ एयर विल गो आउट। इसको हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। ये लंग की वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। कुछ प्राणायाम में हम साउंड निकाल के प्राणायाम करते हैं। साउंड निकालने का पर्पस है, आप ब्रेथ तो रेगुलेट करिए ही करिए, बट साउंड करने से आपकी जो बेस ऑफ स्कल है और स्कल है, जॉ बोन्स हैं, उससे वाइब्रेशन होता है और उसके वाइब्रेशन से जो उसकी न्यूट्रिशन है स्केलेटन का, ब्रेन का, वो अच्छा होता है, ब्लड सप्लाई ना। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो रोक रहा हूँ 1 मिनट। आप हाथ की पोजीशन देखिए, इसको षटमुखी मुद्रा कहते हैं। इसको ऐसे ही करना होता है। इसमें क्यों? इंडेक्स फिंगर आई के लैटरल कैंथस पे है, मिडिल फिंगर एल ऑफ नोज पे है और रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर आपकी लिप के ऊपर नीचे है। ये फिंगर आपकी स्केलेटन को हल्का प्रेस करना चाहिए। इससे जब आप गुंजन की आवाज निकालेंगे तो इन हाथों के टच से उसका जो वाइब्रेशन है वो अलग जगह पे ट्रांसफर होगा और जो आपका थंब है वो कान को दबाएगा, कान को बंद करेगा। और जब ऐसे कर लेंगे पूरी मुद्रा और आवाज निकालेंगे इस तरह से, तो ये पांचों फिंगर्स जो हैं आपकी टिप, ये एक हैंड से आपकी एनर्जी जा रही है और एक एनर्जी आपके बेस ऑफ स्कल में जा रही है। इसलिए ये षटमुखी मुद्रा का वर्णन किया गया है ब्राह्मणी प्राणायाम में। ऐसे करके आपको एक्सहेल करना है। फिर एक प्राणायाम है जो सब जानते हैं, इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। इसमें ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करनी होती है। इसका नाम नाड़ी शोधन क्यों मैं बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि जब हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग करते हैं तो मैंने आपको बताया था पिंगला नाड़ी और इदा नाड़ी होती है जो ऐसे से क्रिस क्रॉस करती हुई जाती है। पिंगला नाड़ी राइट नॉस्ट्रल से छूती हुई जाती है और अग्ना चक्र पे चली जाती है। इदा नाड़ी लेफ्ट नॉस्ट्रल छूती जाती है और अग्ना चक्र पे खत्म हो जाती है। तो ये नाड़ियां इस सब म्यूकोसल प्लेन में ट्रैवल करती हैं नोज के। तो जब आप ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल को ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे तो आपके म्यूकोसल स्टिमुलेशन से नाड़ी का स्टिमुलेशन होता है, क्लैरिटी होती है, एनर्जी का फ्लो होता है। इसलिए उसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। इस साधन प्राणायाम के समय जो मूवमेंट ऑफ एयर है नाक के थ्रू इतना धीमे होना चाहिए, इतना धीमे होना चाहिए कि अगर आप नाक के सामने कॉटन की ट्यूब भी लगा दें तो आपके वायु के प्रवाह से हिलनी नहीं चाहिए। इतना धीरे सांस लेनी है और इतना धीरे सांस निकालनी है। और इसमें ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करनी है और ब्रीदिंग करते समय आपकी 2 उंगलियां आपके आज्ञा चक्र पे होनी चाहिए, अग्ना चक्र पे होनी चाहिए। तभी आपके जो नाड़ी शोधन का पर्पस होगा। राइट नॉस्ट्रल स्टिमुलेटेड मींस पिंगला नाड़ी स्टिमुलेटेड, लेफ्ट नॉस्ट्रल स्टिमुलेटेड मींस इदा नाड़ी स्टिमुलेटेड, both nadi converging at agna chakra. So your tip of the finger should be lightly touching this middle of the in between the eyebrows. Don't press, just touch. This is nadi shodhan pranayam. I think everybody knows this, but I wanted to highlight these subtle points in nadi shodhan pranayam. Then is the anulom vilom pranayam. ये बहुत पॉपुलर है, स्वामी रामदेव जी ने इसको बहुत पॉपुलर किया है। इसमें हम लोग एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। नाड़ी शोधन में कुंभक का बहुत मतलब है। जब आप अंदर इनहेल करेंगे कुंभक कर लीजिए, एक्सहेल करेंगे कुंभक कर लीजिए। वो जो मैंने आपको 1:2:2 बताया था वो नाड़ी शोधन में बहुत उसको लगाना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम स्वामी रामदेव
जी ने बताया, इसमें बस खाली सांस लेना है और सांस निकालना है, सांस लेना है, सांस निकालना है, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल से ले जाना है, रोकना है। इसमें कुंभक प्रक्रिया पे जोर नहीं दिया उन्होंने, वो तो उसको बहुत तेज तेज करने को बोलते हैं, बहुत स्लोली करने को भी नहीं बोलते हैं। तो उनका कहना है कि ये यू हैव टू वेंटिलेट योर लंग्स फास्टर, इट इज हिज डॉक्ट्रिन, बट ओरिजिनल प्राणायाम इज नाड़ी शोधन, नॉट अनुलोम विलोम। फाइनली एक और प्राणायाम है जिसे शीतली प्राणायाम कहते हैं। शीतली प्राणायाम में हम लोग क्या करते हैं, ये टंग को बाहर निकालते हैं और इनहेल करते हैं, और जब गहरी सांस लेते हैं तो हमारी वायु टंग के ऊपर से होती हुई जाती है तो वो ठंडी हो जाती है, इसलिए इसका नाम है शीतली प्राणायाम। हम अपने लंग्स के अंदर ठंडी वायु का प्रवाह कर रहे हैं, इसलिए इसको शीतली प्राणायाम कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ आपको खास 4-6 प्राणायाम बताए, दिखाने चाहे। डॉक्टर जैन इस बारे में कोई और प्रकाश डालना चाहेंगे, मुझे उम्मीद है जरूर। एक बात पे खाली कहना चाहता हूँ, हर प्राणायाम के अंत में शवासन जरूर करना चाहिए, ऐसा लिखा गया है पुस्तकों में। और शवासन करते समय हमेशा एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी चाहिए। ऐसे सांस लेते समय पेट, देखिए सांस लेते समय पूरा ये ऐसे भी दिखाएंगे, ये पेट फुला लीजिए, ये सांस ली है, और पेट को पिचका दीजिए, ये सांस निकाली है। और इस दौरान आप अपने बॉडी को इतना ढीला रखिए जैसे कि डेड बॉडी लेटी हुई हो, तो शवासन कहलाता है। ऐसे करने से क्या होगा, आपने प्राणायाम के दौरान जो ऊर्जा संचय करी है वो आपके शरीर की बाकी नाड़ियों में भी उसका प्रवाह आसानी से सब जगह जगह पे हो जाएगा, सब जगह जगह पे वो एनर्जी चली जाएगी। इसलिए कहते हैं प्राणायाम के बाद आपको ये करना चाहिए। तो प्राणायाम में ये 3 चीजें हैं, मैंने आपको बताया तीनों चीजें, और इससे फायदे होते हैं जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, इसमें कोई नई बात बताने की नहीं है। प्राणायाम का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे और नाड़ी के इंप्रूवमेंट पे। थैंक यू वेरी मच। टाइम इज रनिंग शॉर्ट, आई विल स्टॉप। थैंक यू डॉक्टर दलेला। क्वेश्चन तो बहुत हैं, आपने मुझे पहले ही बता रखा है कि आपको 6:10 पे किसी और मीटिंग में जाना है, लेकिन फिर भी आपने भस्त्रिका के बारे में बताया, भ्रांति के बारे में बताया, अनुलोम विलोम के बारे में बताया, नाड़ी शोधन के बारे में बताया और शीतली के बारे में बताया। तो थोड़ा सा अगर ये बता पाए कि किस समय हमको करना चाहिए प्राणायाम और किस ऑर्डर में करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम पहले, कौन सा प्राणायाम बाद में? देखिए प्राणायाम का टाइम सबसे अच्छा तो होता है कि आप उसको मॉर्निंग के समय करिए। मॉर्निंग के समय सबसे वायु शुद्ध होती है, आपकी मेंटल एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड होती है, आपका बॉडी शुद्ध होता है, आप श्वास प्रक्रिया से मुक्त हो चुके होते हैं। सबसे सही टाइम प्राणायाम करने का सुबह है। मैं तो आजकल कहते हैं कि ऑफिस में भी कर लीजिए, योगा एट वर्क कर लीजिए, पर मुझे लगता है प्राणायाम को पूरा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, मॉर्निंग में करना चाहिए। अच्छा, एक ये शीतली प्राणायाम आपने बताया कि जो आपको शीतल करता है, इसके बारे में कई लोग ये कहते हैं कि साहब ये जाड़े में नहीं करना चाहिए, या जो पेशेंट कफ के रोगी हैं उनको नहीं करना चाहिए, इस बारे में आप क्या कहना है आपका? बिल्कुल ठीक बात है। जाड़े में आपकी बाहर की वायु ठंडी होगी, और अगर ठंडी वायु को आप और ठंडा करके अंदर ले जाएंगे तो आपकी जो ब्रोंक्यूल्स हैं, अगर वो सेंसिटिव हैं, ब्रोंक्यूलर मसल्स, तो यू कैन हैव एन अटैक ऑफ एस्थमा एंड ब्रोंक्यूलर मसल्स कैन गो इन अ स्टेट ऑफ स्पैज्म। तो शीतली प्राणायाम गर्मियों में करने वाला प्राणायाम है, आपकी बात बिल्कुल सही है। शीतकाल में इसको नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये सारे प्राणायाम जो आपने बताए, क्या अच्छा एक कपाल भाती भी बड़ा पॉपुलर है, इसके बारे में थोड़ा सा आपने स्किप कर दिया, क्यों स्किप कर दिया और इसके बारे में? देखिए कपाल भाती का जहां तक सवाल है, योगा साइंस में कपाल भाती को क्रिया की श्रेणी में रखा गया है। कपाल भाती क्रिया है, इसको प्राणायाम की श्रेणी में योगिक साइंस वालों ने नहीं रखा है। महर्षि पतंजलि ने भी इसको क्रिया में बताया है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ सांस को ही नहीं करते हैं, आपको देयर अबाउट 20-30 थिंग्स दैट यू डू इन कपाल भाती। मेरा सेपरेट वीडियो है कपाल भाती पे, मैं कभी शेयर करूंगा आपसे कपाल भाती कैसे करनी चाहिए। उसमें पेट की मसल्स पे क्या होता है, मिजेंट्री पे क्या होता है, रेट्रोपेरिटोनियम में क्या होता है, डायफ्राम में क्या होता है, बेसल लंग में क्या होता है, वीनस साइनस में क्या होता है, नोज पे क्या होता है, नेजल साइनस पे क्या होता है, ब्रेन में क्या होता है, सो मेनी थिंग्स हैपन एंड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कपाल। ओके, तो सारे प्राणायाम सब लोग कर सकते हैं या कोई ऐसा भी है कि कुछ लोग ना करें कोई कोई प्राणायाम? देखिए मैंने बताया कि आपको सांस रोकने की आदत डालनी चाहिए, कुंभक करने की। तो जिन लोगों को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है ना, ऑब्वियसली वो लोग शायद उतनी देर सांस नहीं रोक पाएंगे,
मगर अगर वो फिर भी प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे। ओके, अच्छा, क्या इससे प्राणायाम करने से कोई हानि भी हो सकती है? जैसे आपने कहा सीओपीडी के पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, और जैसा मैं ये देखता है कि जो आपने बताया कि ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग करते हैं, तो राइट से करेंगे तो आपका सिंपैथेटिक एक्टिविटी एक्टिवेट होती है, लेफ्ट से करेंगे तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी एक्टिवेट होती है, एंड दिस हैज बीन प्रूवन साइंटिफिकली एंड द पीपल दे हैव वर्कड आउट। तो इसके बारे में थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण यदि बताएंगे तो हमारे जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं या जो हमारे डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना ये पिंगला नाड़ी, इदा नाड़ी के बारे में, तो जो इदा नाड़ी है ये एक मून का सिंबॉलिक माना गया है। अब मून क्वाइट, रिलैक्सेशन जनरेट करता है, वो एनर्जी रिसीव करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, आपने खुद प्रोड्यूस नहीं करता है। तो जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो आप ईदा नाड़ी को स्टिमुलेट कर रहे हैं, और जब राइट नॉस्ट्रिल को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो आप सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक प्राणायाम में ऐसा भी होता है कि खाली राइट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालिए, राइट नॉस्ट्रिल से लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल से निकालिए। तो आप सेलेक्टिवली उसको बोलते हैं सूर्य भेदी, सूर्य नाड़ी है, और ऐसे चंद्र नाड़ी आप अलग नाम कर सकते हैं। तो जिसके जो डिसऑर्डर है बॉडी में, जैसे आपने बताया सिंपैथेटिक सिस्टम या पैरासिम्पैथिक सिस्टम, हाइपरटेंशन के मरीजों को चाहिए कि वो सिंपैथेटिक सिस्टम को क्वाइटन करें, जी जी, है ना, तो उस बेसिस पे आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, आपका तो रिसर्च में बहुत ही योगदान रहा है और इतनी आपकी पुस्तकें भी हैं, इतने आर्टिकल भी हैं, और हमारी योग पद्धति इतनी पुरानी है, 5000 वर्ष पुरानी है, तो हम क्यों नहीं तरक्की कर पाए भारतवर्ष में, और क्यों विदेशी लोग तरक्की करके हमको बता रहे हैं? अब हम समझ रहे हैं कि हाँ, ये हमारे लिए प्राणायाम या योग बहुत अच्छी चीज है। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इसमें क्या है, इसका पार्टली रीजन हमारी खुद की हिस्ट्री है, इसमें हमारा आपका कोई दोष नहीं है। आज से 2-3 हजार साल पहले our nation was the richest nation on the earth. Our nation was spiritually most enlightened nation on the earth. We were the largest exporter of the world, right? And we were spiritually most enlightened people. मगर हम लोग के कंट्री में जब इन्वेडर्स आए, और इन्वेडर्स एक डिफरेंट माइंडसेट से आए, तो उन इन्वेडर्स ने हमारी जो स्पिरिचुअल ट्रेजर्स थे, जो हमारे बुक्स थे, तक्षशिला को जला दिया, किताबों को जला दिया, मंदिरों को नष्ट कर दिया, आदमियों को मार दिया, डॉक्ट्रिन को दबा दिया। तो उस सब से चलते चलते वो साइंस हमारी दब गई। जी जी, बिल्कुल सही। अब वो समय ऐसा आया कि जब हम खुद इंडिपेंडेंट हैं, हम पुरानी किताबों को फिर निकाल सकते हैं, चाबी लगा सकते हैं, अपने ट्रेजर को खोल सकते हैं, देख सकते हैं उसके अंदर कितना खजाना है। If you have more questions, I'll be happy to answer. So can we have some final comments from our Honorable Vice Chancellor, sir? Definitely. I'm so happy to have him here all the time. Yeah, I have never been so fascinated and glued to a talk, and a talk which is so meaningful, can be so useful to each and every one of us. You see, in bits and pieces, we've been trying to understand yoga, pranayama, and chakras in bits and pieces. But to try and understand and see how collectively they can make such a huge difference to our body, our psyche, our emotional and